नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद देश की सियासत बदली है तो उसका मिजाज भी बदलने लगा है। चुनाव नतीजों के बाद आज राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में अपना जन्मदिन कार्यकर्ताओं के बीच पूरे जोश से मनाया। इसी के साथ उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वे दावा करते हैं कि मोदी सरकार में असंतोष है और एक छोटी सी चूक भी इस सरकार को गिरा सकती है। यानी विपक्ष भले सरकार में ना आ पाया हो लेकिन कभी भी उसको मौका मिल सकता है। यूके के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी खेमे के ऐसे कई लोग हमारे संपर्क में हैं जो किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। तो बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी अपनी सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं? कहीं जोश जोश में दिया गया उनका यह बयान बीजेपी को अलर्ट तो नहीं कर देगा, या फिर वे चुनाव नतीजों से जोश में आए अपने कार्यकर्ताओं को हौसला देना चाहते हैं? उधर बीजेपी लगातार अपनी हार पर मंथन कर रही है। बीजेपी में जहां पार्टी पिछली बार की तुलना में यूपी में आधी सीटें ही ला पाई है, वहां लगातार मंथन का दौर जारी है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि सहयोगी दलों की बैसाखी पर मिली जीत का फायदा उठाकर कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्या, जबकि बीजेपी इसमें जुट गई है? क्या यह मौका ऐसा नहीं है कि नए और जोश से भरे नेताओं को पार्टी संगठन में आगे लाकर अगले चुनाव की तैयारी की जाए? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। देखिए, कांग्रेस में जन जन की इच्छा, हर कार्यकर्ता की है राहुल जी प्रधानमंत्री बने। हम सब चाहते हैं कि वो देश की बागडोर संभाले, परंतु ये तो निर्भर करता है राजनीतिक परिस्थितियों पे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उन्होंने यात्रा की, उसके बाद जो ये चुनाव हुआ तो वो एक महानायक के रूप में उभरे हैं और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय अगर आज कोई है तो राहुल गांधी जी, जो सीधी चुनौती भी बिना पलक झपकाए, बिना डर, बिना किसी भय के अगर मोदी सरकार की कमियों को, खराबियों को, देश विरोधी चीजों को कोई निकाल रहा है तो वो राहुल गांधी। तो निश्चित रूप से, लेकिन ये निर्णय तो इंडिया गठबंधन ने तय किया कि सरकार बनाने की स्थिति में हम आपसी देश भर कांग्रेस कार्यकर्ता ने, गरीब लोग जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, जो इतनी गर्मी है, तो गर्मी अभी के किस लेवल पे हम सोच नहीं सकता है। इसीलिए उन लोगों को बांटने का और उन लोगों के लिए, जो जरूरतमंदों लोगों के लिए हमने आज राहुल जी के जन्मदिन इस तरीके का पूरा हम लोग ने बना रहा है। जो सबसे ज्यादा गर्मी की वजह से कूलर हम लोग ने आज बांट रहा है, कुछ स्टूडेंट्स लोगों के लिए चेक भी हम लोग ने दे रहा है। और साथ साथ में जो राहुल जी ने जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़े, किसी के ना झुके नहीं है। तमाम सालों से जो मणिपुर इंसिडेंट हो, किसान आंदोलन हो और फ्लड हो, तमाम इश्यू की वजह से जन्मदिन नहीं कर पाए थे, राहुल जी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे। तो इस बार पूरा देश का जनता भी, कांग्रेस कार्यकर्ता हटके भी पूरा कुछ लोग सड़क पे, कुछ लोग सोशल मीडिया में, उनका किस तरीके के उनका लोकप्रिय बढ़ गया, जननायक बन गया, वो सारी देखने को मिल रहा है। आज हम लोग उनके जन्मदिन पर पूरा देश पर इस तरीके का ब्लड डोनेशन, तमाम कामें करने का काम कर रहे हैं। मनाया गया, पार्टी ऑफिस पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी ने केक काटा। बहन प्रियंका गांधी साथ मौजूद थी, पूरे जोश में दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस लगातार इसी तरह ऐसा प्रदर्शन कर रही है जैसे उसने चुनाव जीत लिया हो। यह भी बड़ी बात है। बीजेपी जो सरकार बना चुकी है, कांग्रेस लगातार अब बात कह रही है कि सरकार कभी भी गिर जाएगी और हमें तैयार रहना चाहिए नई सरकार बनाने के लिए। क्या कांग्रेस का यह बयान उसकी झूठी उम्मीद को तो नहीं दिखा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं वो इंतजार करती रह जाएगी और मोदी सरकार बेखटके चलती रहेगी? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं।
तो जिस तरह से बीजेपी अपनी हार की समीक्षा में जुट गई है, उत्तर प्रदेश की बात करें जहां लगातार मंथन चल रहा है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, हारे हुए प्रत्याशियों से बातें हो रही हैं, वो बंद लिफाफों में अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उसको लेकर पार्टी मंथन कर रही है। आखिर कहाँ चूक हुई, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के बीच नहीं पहुंच पाए, जनता जिनसे राजी नहीं हो पाई, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आगे संभलना होगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं। पार्टी लगातार अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही है, पार्टी प्रभारियों की तैनाती कर रही है, जगह जगह संगठन को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार अपनी जीत की मुनादी कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उसे केवल 99 सीटें आई हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस कहीं जनादेश की गलत व्याख्या तो नहीं कर रही है? अपने संगठन को मजबूत करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है उसका इस्तेमाल करने के बजाय, संगठन को चुस्त दुरुस्त नए चेहरों को सामने लाने के बजाय, एक सेना तैनात करने के बजाय बार बार केवल इंतजार करना कि मोदी सरकार कब गिर जाएगी, कौन सा असंतोष होगा जेडीयू में या टीडीपी में जो सरकार गिरा देगा, और राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं उस दिन वो इसी तरह राहुल गांधी का इंतजार आखिर कब तक चलता रहेगा और ये इंतजार सही है भी कि नहीं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे पास, प्रवक्ता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। आशीष मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे। मनोज दास मनु जी हैं प्रवक्ता जेडीयू के, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। सबसे पहले अश्विनी शाही जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने यूके के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा है कि मोदी सरकार के तमाम लोग हमारे संपर्क में हैं, एक छोटी सी गलती होगी और ये सरकार गिर जाएगी, हम इंतजार कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, हम जो है पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए नवीन जी, आपने जब कभी भी एक साबुन और सर्फ का झाग देखा होगा, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा सा सही करा लीजिएगा जी। कुछ साबुन और सर्फ का झाग देखा होगा जो एक फूंक मारने पर या हवा बहने पर तुरंत टूट जाता है, बिखर जाता है। वही राहुल गांधी जी के सपने उसी तरीके से हैं। इन लोगों ने बड़ी बड़ी कवायदे की, सरकार नहीं बनेगी, एक एक आदमी का गठबंधन है, इनके 38 दलों का गठबंधन है, इसमें एक सांसद नहीं है, किसी पार्टी का नाम बताइए। आज सभी एक एक पार्टी के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए और हम प्री पोल अलायंस करके चुनाव लड़कर जीतकर एनडीए 3 की सरकार बनाकर चला रहे हैं। ये लोगों ने कहा कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार भी बन गई। इन लोगों ने कहा कि मंत्रिमंडल नहीं बट पाएगा, मंत्रिमंडल भी बट गया। इन लोगों ने कहा कि अब शायद जो है अध्यक्ष के ऊपर कह रहे हैं, तो उधर से नीतीश जी का और उधर से सबका बयान आ गया कि कहीं किसी को कोई एतराज नहीं है। तो हर तरफ एक काम करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके तरफ चलते हैं। उन्होंने 28 दलों का एक इंडी अलायंस बनाया। आज बताइए आप लोग 235-37 जो भी सीटें इनको गिन रहे हैं, आप इनके चुनाव के पहले ममता जी इनसे अलग हो गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, केरला में कम्युनिस्ट अलग हो गए, तो इनकी जो कितनी संख्या बची है जो प्री पोल अलायंस के साथ रही है। लेकिन अश्विनी जी आपकी बात सही है, और 38 दलों को क्यों जोड़ लेकिन रहे हैं? अश्विनी जी वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और कभी भी जो है एक कोई भी गलती होगी और लोग नाराज होंगे, सरकार गिर जाएगी। ये बात तो पहले हमने देखा है, ऐसा होता रहा है, किसी न किसी मुद्दे पर सरकारें गिरती रही हैं। मेरा जवाब पूरा हो जाने दीजिए, आपकी सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हो जाएंगी और राहुल गांधी जी कहीं देखिए बेहोश होकर गिरे मिलेंगे। इस तरीके की मैं जवाब दे रहा हूं ना। हम लोग इंटैक्ट एक एनडीए चला रहे हैं, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3। मोदी जी का 1, मोदी 2, मोदी 3 चल रहा है। आज कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी जो सपना देख रहे हैं, मान लीजिए कि मैं कह तो रहा हूं कि उनके पास पूछिए ना कितने दल बचे हैं, 28 दलों में 12 भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं उनके पास, और उनके लोग ममता जी उनको समर्थन देंगी कि नहीं देंगी। कहीं वो हमारी पुरानी अलायंस रही है, कहीं हमारे तरफ ना आ जाए, तो उनको सोचना पड़ेगा भाई। ऐसा मत कहिए कि हमारे लोग, हमारे यहाँ माननीय नीतीश जी जो जेडीयू के आज अध्यक्ष हैं, उनसे पहले जाट साहब हमारे संयोजक रह चुके हैं।
टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री नायडू साहब हमारे संयोजक रह चुके हैं। तो भाई हम तो पुराने लोग हैं, आपके साथ नए लोग कौन कौन हैं इनको देखिए, वो लोग हमारे संपर्क में हैं या नहीं है ये पता करें राहुल गांधी जी। और वो जो अपने परिवार का परिवारवाद चला रहे हैं, जो अपनी कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी को चलाएं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। उससे आगे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, आखिरी वाक्य कह के बात समाप्त करूंगा। अभी आप इसका एक नमूना देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, उसके पहले जो ये गठबंधन है इनका, वो किस तरीके से बिखर कर टूटता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर चढ़कर इन्होंने जो सीटें जीती हैं, उसमें एक सीट का उदाहरण देता हूं, रायबरेली, वहां से राहुल जी सांसद हो गए हैं, मगर सभी सीटों पर उनके वहां पर जो है सपा का विधायक है। तो अब आप बताइए कि कैसे ये सीटें मांगेंगे, कहेंगे कि भाई हमको इतनी सीटें दे दीजिए, समाजवादी पार्टी अब देने से नहीं, इनको भी एक मुगालता हो गया कि हम जीत कर जा सकते हैं। तो अभी देखिए किस तरीके से जुतम पैजार होगी, जो 17 में और 19 में देखने को मिला। जी ठीक है, आशीष मिश्रा जी आपको आवाज आ रही है? आशीष मिश्रा जी, ठीक है। मनोज दास मनु जी, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं सहयोगी दल, वो हमारे संपर्क में हैं और किसी भी कोई मुद्दा होगा और वो सब बिखर जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। आपकी पार्टी के सब मजबूत है या कोई आपकी पार्टी से है कोई? बहुत नवीन जी, बहुत हंसी आ रही है और हंसने का मन भी करता है। मनोज भाई हंस लीजिए। तो इसीलिए अब क्या कहे, राहुल गांधी जी का आप एक दिन पहले का भी स्टेटमेंट सुन लीजिए कि कल मोदी जी शपथ नहीं लेंगे, एनडीए सरकार किसी भी कीमत में नहीं बनाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि नवीन जी, ये न्यूज उन्होंने, हमको लगता है कि भारत के अखबारों में भी उन्होंने प्रयास किया होगा, नहीं कोई छापे होंगे तो उन्होंने विदेश के किसी अखबार में दिया और उस पर हम लोग कोई डिबेट कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो चुके हैं राहुल। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और हम लोग मिथिलांचल से नवीन जी आते हैं, वहां पर एक कहावत है कि हेरा रहेरा केना रहे, लात जूता खाई थी मरजात से नहीं। मतलब कि हमको बहुत सारा कष्ट भी हो रहा है, लेकिन हम बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं। तो वो हमको लगता है कि दिन में भी अगर उनको बैठे भी रहते होंगे तो उनको लगता होगा कि हम सपना देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो जाए। नीतीश कुमार जी को उन्होंने प्रधानमंत्री पद बनाने का ऑफर दिया था, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने इसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन इनके तरफ से किसी व्यक्ति ने झूठा भी डिनाई नहीं कर पाए कि हमने नहीं दिया। इसी से आप समझ लीजिए अब इनका क्या गठबंधन है, नहीं गठबंधन है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और राहुल जी से आशा रखता हूं कि पहली बार एक सशक्त विपक्ष के रूप में वो आए हैं, जनता के सवालों को लेकर यहाँ पर जाएं, कि ये चीज लेकर जो चल रहे हैं कि कई बड़े गठबंधन के कई साथी लोग उनके साथ रहे हैं। और मैं आपको खुलासा आज कर देता हूँ कि 6 महीना के भीतर उनके गठबंधन के कितने सदस्य आकर एनडीए ज्वाइन कर लेंगे, इस पर हम 6 महीना की बात आपसे अवगत में भाग लेंगे। लेकिन ये तो स्पीकर के लिए आपने हाँ कर दिया है, बीजेपी का स्पीकर बनने के लिए आपने राजी हो गए आप लोग? ये तो सर आप पुरानी बात कर रहे हैं, पहले ही कह दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो सब होता है दूसरे को देते हैं अपने ग्रुप के किसी सदस्य को, तो ये अलग बात है। तो उस पर आप ही के पत्रकार महोदय ने पूछा था कि अगर भाजपा अपने उम्मीदवार देगी तो आप समर्थन दीजिएगा। उसी समय हम लोगों ने क्लियर कर दिया था ये बीजेपी जिसे भी अध्यक्ष पद के लिए लाएगी हम लोगों का समर्थन रहेगा।
तो फिर ये अभी कहाँ से कोई विरोधाभास हो रहा है? लेकिन हमारे मनोज जी किसी- आप ये सोचिए ना, पहले भी जो नीतीश कुमार जी जिस तरह से अल्टी पल्टी मारते रहे हैं, तो अभी भले आप इनकार कर रहे हो, लेकिन हो सकता है अभी नाराज हो गए थे बीच में मंत्रिमंडल को लेके, तमाम चीजें जो है वो नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं गए थे, तो इसलिए शायद उनको उम्मीद हो कि किसी न किसी कोई ऐसा कुछ होगा कि नीतीश नाराज हो जाएंगे। देखिए, नायडू जी शपथ ग्रहण में नहीं गए, नायडू के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री जी नहीं गए, तो इससे ये थोड़े हो गया कि हम नाराज हो गए हैं, या मंत्रिमंडल के विस्तार पर या जिन्हें भी कोई मिला हो, हमारे पार्टी के नेताओं ने थोड़े कहीं कहा है कि हम नाराज हैं। हम तो पूरे साथ के साथ हैं। कुछ मीडिया में देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि आज भी जो हमारे जदयू के कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो तो हमेशा चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। क्यों नहीं चाहेंगे? प्रधानमंत्री बनने का सपना सबको देखना है। लेकिन कोई एक बयान किसी भी हमारे पार्टी के प्रमुख नेताओं का ये कह दीजिए कि जिसमें आ जाए कि हम नाराज हैं, हमको ठीक विभाग नहीं मिला, या ये सब कुछ नहीं है। शुरू से भी हमारे नेता कहते चले आ रहे हैं कि हम मंत्रिमंडल में कौन विभाग मिलेगा, ये तो मुख्य प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसलिए कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और भविष्य की चिंता तो आप कांग्रेस करे ना, कि हो सकता है कि उनका 99 में से 50 को इधर चला गए, इसकी भी तो गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ चले जाएंगे। अगर हमारे ऊपर आपकी गारंटी नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इसकी विश्वसनीयता है। राहुल गांधी कह सकते हैं कि ये हमारे पार्टी के कोई एमपी नहीं जाएंगे, तो ये तो इतिहास है, आना जाना तो लगा रहता है उसमें। और चुनौती तो देखिए, राहुल गांधी जी को अगर ये चीज वो लिख के दिए हैं, तो हमने तो आपको एक कोटा कार्यकर्ता है, हमारी कोई हैसियत भी नहीं है। हम तो आपकी डिबेट में अपनी पक्ष को रखते हैं, पार्टी का जो पक्ष है। लेकिन हमने आपको यहाँ पर कहा कि 6 महीने के बाद आप देखिएगा कि संसद का क्या परिदृश्य होता है। राहुल गांधी जी को अगर हिम्मत है तो वो बता दें कि 6 महीने के भीतर अगर नहीं इससे टूटा तो हम लोकसभा की सदस्यता से रिजाइन दे देंगे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो सिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपूर्व गुरुग्राम घरौला फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपूर्व गुरुग्राम घरौला फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपूर्व गुरुग्राम घरौला फरीदाबाद। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जो वो कह रहे हैं एनडीए के तमाम सहयोगी जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं और एक गलती हुई नहीं, मोदी सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा बयान है जो उन्होंने यूके के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है और जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। अश्विनी शाही जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मनोज दास मनु जी हैं प्रवक्ता जेडीयू के, आनंद त्रिपाठी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अश्विनी शाही जी, जिस तरह से मनोज दास जी कह रहे हैं हम लोग बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी का पुराना इतिहास भी रहा है। आप लोगों को बहुत सोच समझ कर लेकर चलना पड़ेगा उनको। देखिए कितने दिन तक कयास लगाते रहेंगे आप लोग, विरोधी दल। आपका तो मान लीजिए कि काम है, कोई सूचना मिल गई उसको प्रमुखता से दिखाना, सूत्र आपके हैं भाई, कोई पूछ भी नहीं सकता है, कोर्ट आपके पीछे खड़ा है। लेकिन आज जो है विरोधी दलों को पता नहीं क्या सपना आ रहा है, कौन सा कि भांग खा के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो अक बक बोलना शुरू कर देते हैं, क्या कहते हैं। उन लोगों को ये दिख नहीं रहा है नीतीश जी का कुछ भी रहा हो कि वो आगे इधर गए हो उधर गए हो। नीतीश जी का 12 निकाल दीजिए, मान लीजिए नीतीश जी चले गए तो सरकार हमारी गिर जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं। और हर व्यक्ति ने, शिंदे तो आप साहब लोग ने क्या कहा है, बाकी दल में संपर्क में हैं आप लोग? किसी और कोई और आ रहे सांसद आपके पास? तो क्या खाली राहुल गांधी जी में ही सुरखाब के पर लगे हैं कि उन्हीं के संपर्क में लोग हो सकते हैं, हमारे संपर्क में नहीं हो सकते हैं? भाई हमारे साथ क्यों नहीं कोई हो सकता है? ममता बनर्जी का नाम लिया आपने, उनसे बात हो रही है? मैं कह देखिए, तो राहुल जी के संपर्क में लोग हो सकते हैं, क्या ममता बनर्जी से इनका अलायंस है? अधीर रंजन चौधरी जी को इन लोगों ने हराया है, ममता बनर्जी जी ने वहां पर कैंडिडेट दिया है क्रिकेटर को और अधीर रंजन चौधरी को हराया। अधीर रंजन चौधरी का बयान आया था कि हारने के पहले और हारने के बाद किसी नेता का बयान, मेरे पास फोन नहीं आया। वो क्या थे आपके? वो थे वहां पर लोकसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष की हैसियत थे। तब ये सम्मान आप देंगे तो क्या होगा? तो अब वो लोग लड़ रहे हैं वहां। और अभी देखिए आज जो है श्रुति चौधरी जो हरियाणा की उनकी कार्यकारी अध्यक्ष थी, वो ज्वाइन की है बीजेपी। लोग आ रहे हैं ना। और कुमारी शैलजा उन्हीं की आज सांसद हैं। और वो क्या नाम है, एक ब्रजेंद्र सिंह हैं जो भाजपा छोड़ के ही गए हैं, अभी कांग्रेस में हैं।
पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि महेंद्रगढ़ से बेहतर कैंडिडेट वो थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो चली गई। शैलजा जी ने कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो कांग्रेसी कह रहा है कि कांग्रेसियों के साथ अन्याय हुआ है। तो जब अन्याय अपने पार्टी के अंदर होगा इन लोगों के साथ, तो बाहरी लोगों के साथ क्या होगा? तो आज कांग्रेस उसी बुलबुले की तरफ आई हुई है कि जो आज नहीं कल, आप ज्यादा दूर में नहीं जाता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का वो देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी राहुल जी ने 430 सीटों पर घूमने की बात की है। आज वो घूम कर दिखाए ना, मांगे जरा 200 सीट जो है अभी देखिए देते हैं उनसे अखिलेश जी, दूसरे दिन इनका टूट जाएगा और कांग्रेस अकेली रह जाएगी, फिर 2 सीट नहीं जीत पाएंगे ये लोग। ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हो गए हैं, गांव में इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ एजेंट नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का सहयोग था कि जो इनको कुछ सीटें मिल गई उत्तर प्रदेश में। फिर भी राहुल गांधी जी इतना करने के बाद 99 सीट जीत पाए हैं। 2014 की सीट मिला लीजिए, 2019 की मिला लीजिए और 2024 का मिला लीजिए, फिर भी 240 नहीं लाए हैं। 1984 के बाद मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं नवीन जी, जोड़ लीजिए, कभी भी ये 240 सीट नहीं लाए हैं। 232 सीट लेकर आए थे नरसिम्हा राव जी, बाद में बाई इलेक्शन जीतने के बाद शायद 240 या 39 हुआ था उनका, लेकिन ये नहीं जीते थे। आज तक जब इनका इतिहास ही ये हो गया है, अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? और ये जानते हैं हिंदुस्तान के अखबारों में नहीं बोलेंगे, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बेचने का काम विदेशों में जाकर करते हैं, क्योंकि इनके लोग, इनकी पूर्व अध्यक्ष और इनकी माताजी जॉर्ज सोरोस के पैसे पर पलती हैं। उनका FDL-AP एक संस्था है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह की बेटी। तो ये लोग विदेशियों के पैसे पर पलते हैं। जवाब में लेते हैं अश्विनी जी, ठीक है। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जयकरण जी, राहुल गांधी जी का बड़ा बयान है ये, यूके के अखबार को उन्होंने कहा है कि एनडीए के बहुत सारे सहयोगी हमारे संपर्क में हैं, किसी भी गलती में जो सरकार गिर जाएगी मोदी सरकार और हम सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि ये दावा इतना मतलब आसानी से कर दिया? नहीं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये सरकार बनने के बाद इनकी जो भी सीटें आई उसके बनने के बाद मोदी जी के चेहरे पर आपने मुस्कान देखा, उसके बाद उन्होंने 5 बैठकें की, उसके बाद कभी एक जीवन में कभी उन्होंने हर बैठक में कपड़े बदलते थे, पूरे 5 बैठकों में कभी उन्होंने कपड़ा चेंज करने की बात नहीं की। आज वो स्वयं भयभीत है, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार से चाहे नायडू साहब रहे हो, उनको उन्होंने किस प्रकार से परेशान करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार साहब को भी उनके DNA टेस्ट कराना, उनको फजीहत करना, उनको पिछड़े वर्ग के नाम पर बर्बाद करने की कोशिश करना, ये सब नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि ये दोनों नेताओं के बारे में जानती है कि जब समय आएगा, अगर तो मोदी साहब ने उनके साथ अन्याय करने का काम किया है, तो समय मिलने पर नीतीश कुमार और नायडू जी भी उनके साथ वही बर्ताव करेंगे जो माननीय मोदी जी ने इनके सहयोगियों के साथ करने का काम किया है। जो हमारे भाजपा के साथ बड़ी लंबी बात कर रहे थे। जयकरण जी, ये अब आपने सुना होगा अश्विनी शाही जी कह रहे हैं हम जो है कोई जेडीयू और टीडीपी के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, हम तो ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं, इनके सहयोगी को हम तोड़ के ले आएंगे पहले ही, ये कह रहे हैं वो। तो ये देखिए, माननीय मोदी जी किससे बात करते हैं, देखिए उनका बहुत अच्छा संबंध, बिना बुलाए वो बिन न्योता के बिना बिरयानी खाने भी चले जाते हैं। उनका कहाँ से संबंध हो जाए, कहाँ से वो किस पार्टी को अपने साथ मिला करके सरकार बनाने का काम करें, हम उस पर नहीं जानते, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है माननीय मोदी जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। संविधान बदलने की कोशिश उन्होंने क्यों की? इसी बात से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने मनमाफिक और कौन सा नियम लगा करके कैसे सरकार चलाना है, चाबुक से चलाना है कि जनता के वोटों से चलाना है, ये इन्हीं की दशा थी जिस पर 2024 में जो चुनाव हुआ, जनता ने तो उनको बदलना चाहा था, लेकिन थोड़ा सी कमी रह गई। वो कैसे कमी रह गई? जयकरण जी, अब तो एनडीए का बहुमत है ना, आप लोग उनके बहुमत को छीनने की कोशिश करेंगे तो वो क्या बैठे रहेंगे क्या? कह रहा हूँ मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप बार मुझे क्यों कोस रहे? मैं कह रहा हूँ, क्या आप माननीय मोदी जी की बात को झूठा साबित करना चाहते हैं अपने टीवी चैनल पर? उन्होंने क्या वादा नहीं किया था कि 400 पार का नारा लगाइएगा, हम 400 पार लगाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज दुख तब होता है कि जब
जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जैसे आलोचनीय। शब्द को उन्होंने कमजोर किया और बनारस जैसे सीट पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से 3 घंटे वो पीछे चले। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर जो हम 3 घंटे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हम पीछे चल रहे हैं और मात्र 4 लाख से जीतने वाले 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो ये माननीय मोदी जी को समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश में देश की जनता ने मोदी को हटा दिया है। क्योंकि इस बार जो थी वो मोदी सरकार चल रही थी, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सरकार चल रही थी। मोदी को इस जनता ने नकारा है। आगे देखा जाएगा, जो होगा इस देश के हित के लिए अच्छा होगा। रही बात हम लोग विपक्ष में बैठने के लिए जो हमें जनता ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, हम बड़े ही जिम्मेदारी के साथ जनता की आवाज के लिए सदन से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम करेंगे और माननीय मोदी जी को यह बताने का काम करेंगे कि हे मोदी जी, आपने बहुत संस्थाओं को बेच लिया, आपने जितने भी अदानी अंबानी के जेबें भरने का काम किया, भाजपा के कार्यालय बनाने का काम किया, लेकिन अब ये सब नहीं होगा। आपको देश के हित के लिए काम करना होगा। नहीं कर पाओगे तो आपको कुर्सी छोड़ना होगा। मैं जवाब दे सकता हूँ क्या नवीन जी? नवीन जी अगर इजाजत हो तो जवाब दे। जी जवाब, समय कम, मुझे जल्दी जवाब दीजिए। जी तुरंत देता हूँ। देखिए अभी जयकरण भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने अपने पार्टी को बचाने के लिए कहा, लेकिन जयकरण जी से पूछिए ना कि इनके जो है सोनभद्र में किसी ब्लॉक में कितने कार्यकर्ता हैं, सहारनपुर के किस एंगल में कितने कार्यकर्ता हैं? नहीं है, अभी कुछ नहीं है। इन लोगों की स्थितियां बड़ी खराब है। और जो बेचने और खरीदने की बात कर रहे हैं, 20-25 साल से हम देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर के पास में है। 25 साल पहले हमारी सरकार तो नहीं थी, वो जीएमआर को इन लोगों ने उस समय बेच दिया था। उसके बाद यूटीआई जो है आज एक्सिस बैंक है, वो सरकारी संस्था हुआ करती थी, वो 25-30 साल पहले ही इन लोगों ने बेच दिया था। एचडीएफसी सरकारी संस्था हुआ करती थी, इन लोगों ने बेच दिया, आज वो बैंक प्राइवेट बैंक है। तो ये लोग अपनी चीजों को गिनवाते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, माननीय मोदी जी के कपड़ों पर मत जाइए, माननीय मोदी जी के कामों पर जाइए। उनकी लोकप्रियता घटी है, नहीं घटी है। 70% वोट के साथ आज पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। चौथी बात, आपने कहा ना उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो राहुल गांधी जी को तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए कि स्मृति ईरानी जी एक जो है हमारी छोटी कार्यकर्ता, उनको हरा दी तो इस्तीफा लिया। नैतिकता आप लोगों के पास बची हो तो इस्तीफा दे लेकिन दें। इस बार तो अमेठी जीती है उन्होंने, इस बार तो अमेठी जीती है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जब हराया था तो नैतिकता मर गई थी। राहुल गांधी की नैतिकता मर गई थी कि घास चलने चली गई थी। महिला क्यों? सुनिए साहिब साहब, नहीं जयकरण भाई सुन लीजिए। आपने कहा ना कि उनको जो है अजय राय से वो पीछे चल रहे थे, उनको इस्तीफा दे समय खत्म हो चुका है। ठीक है, सही मानो का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नमस्कार, ANB न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद देश की सियासत बदली है तो उसका मिजाज भी बदलने लगा है। चुनाव नतीजों के बाद आज राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में अपना जन्मदिन कार्यकर्ताओं के बीच पूरे जोश से मनाया। इसी के साथ उनका एक बयान सामने आया है
जिसमें वे दावा करते हैं कि मोदी सरकार में असंतोष है और एक छोटी सी चूक भी इस सरकार को गिरा सकती है। यानी विपक्ष भले सरकार में ना आ पाया हो, लेकिन कभी भी उसको मौका मिल सकता है। यूके के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी खेमे के ऐसे कई लोग हमारे संपर्क में हैं जो किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। तो बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी अपनी सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं? कहीं जोश जोश में दिया गया उनका यह बयान बीजेपी को अलर्ट तो नहीं कर देगा, या फिर वे चुनाव नतीजों से जोश में आए अपने कार्यकर्ताओं को हौसला देना चाहते हैं? उधर बीजेपी लगातार अपनी हार पर मंथन कर रही है। बीजेपी में जहां पार्टी पिछली बार की तुलना में यूपी में आधी सीटें ही ला पाई है, वहां लगातार मंथन का दौर जारी है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि सहयोगी दलों की बैसाखी पर मिली जीत का फायदा उठाकर कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्या, जबकि बीजेपी इसमें जुट गई है? क्या यह मौका ऐसा नहीं है कि नए और जोश से भरे नेताओं को पार्टी संगठन में आगे लाकर अगले चुनाव की तैयारी की जाए? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। देखिए, कांग्रेस में जन जन की इच्छा, हर कार्यकर्ता की है राहुल जी प्रधानमंत्री बने। हम सब चाहते हैं कि वो देश की बागडोर संभाले, परंतु ये तो निर्भर करता है राजनीतिक परिस्थितियों पे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उन्होंने यात्रा की, उसके बाद जो ये चुनाव हुआ, तो वो एक महानायक के रूप में उभरे हैं और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय अगर आज कोई है तो राहुल गांधी जी, जो सीधी चुनौती भी बिना पलक झपकाए, बिना डर, बिना किसी भय के अगर मोदी सरकार की कमियों को, खराबियों को, देश विरोधी चीजों को कोई निकाल रहा है तो वो राहुल गांधी। तो निश्चित रूप से, लेकिन ये निर्णय तो इंडिया गठबंधन ने तय किया कि सरकार बनाने की स्थिति में हम आपसी देश भर कांग्रेस कार्यकर्ता ने, गरीब लोग जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, जो इतनी गर्मी है, तो गर्मी अभी के किस लेवल पे हम सोच नहीं सकते है। इसीलिए उन लोगों को बांटने का और उन लोगों के लिए, जो जरूरतमंदों लोगों के लिए हमने आज राहुल जी के जन्मदिन इस तरीके का पूरा हम लोग ने बना रहा है। जो सबसे ज्यादा गर्मी की वजह से कूलर हम लोग ने आज बांट रहा है, कुछ स्टूडेंट्स लोगों के लिए चेक भी हम लोग ने दे रहा है, और साथ साथ में जो राहुल जी ने जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़े, किसी के ना झुके नहीं है। तमाम सालों से जो मणिपुर इंसिडेंट हो, किसान आंदोलन हो और फ्लड हो, तमाम इश्यू की वजह से जन्मदिन नहीं कर पाए थे, राहुल जी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे। तो इस बार पूरा देश का जनता भी, कांग्रेस कार्यकर्ता हटके भी पूरा कुछ लोग सड़क पे, कुछ लोग सोशल मीडिया में, उनका किस तरीके के उनका लोकप्रिय बढ़ गया, जननायक बन गया, वो सारी देखने को मिल रहा है। आज हम लोग उनके जन्मदिन पर पूरा देश पर इस तरीके का ब्लड डोनेशन, तमाम कामें करने का काम कर रहे हैं। मनाया गया पार्टी ऑफिस पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी ने केक काटा, बहन प्रियंका गांधी साथ मौजूद थीं, पूरे जोश में दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस लगातार इसी तरह ऐसा प्रदर्शन कर रही है जैसे उसने चुनाव जीत लिया हो। ये भी बड़ी बात है। बीजेपी जो सरकार बना चुकी है, कांग्रेस लगातार अब बात कह रही है कि सरकार कभी भी गिर जाएगी और हमें तैयार रहना चाहिए नई सरकार बनाने के लिए। क्या कांग्रेस का यह बयान उसकी झूठी उम्मीद को तो नहीं दिखा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं वो इंतजार करती रह जाएगी और मोदी सरकार बेखटके चलती रहेगी? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। तो जिस तरह से बीजेपी अपनी हार की समीक्षा में जुट गई है, उत्तर प्रदेश की बात करें जहां लगातार मंथन चल रहा है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, हारे हुए प्रत्याशियों से बातें हो रही हैं, वो बंद लिफाफों में अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उसको लेकर पार्टी मंथन कर रही है। आखिर कहां चूक हुई, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के बीच नहीं पहुंच पाए, जनता जिनसे राजी नहीं हो पाई? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आगे संभलना होगा? क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है,
जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं। पार्टी लगातार अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही है, पार्टी प्रभारियों की तैनाती कर रही है, जगह जगह संगठन को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस लगातार अपनी जीत की मुनादी कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उसे केवल 99 सीटें आई हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस कहीं जनादेश की गलत व्याख्या तो नहीं कर रही है? अपने संगठन को मजबूत करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है उसका इस्तेमाल करने के बजाय, संगठन को चुस्त दुरुस्त नए चेहरों को सामने लाने के बजाय, एक सेना तैनात करने के बजाय बार बार केवल इंतजार करना कि मोदी सरकार कब गिर जाएगी, कौन सा असंतोष होगा जेडीयू में या टीडीपी में जो सरकार गिरा देगा, और राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं उस दिन वो तो इसी तरह राहुल गांधी का इंतजार आखिर कब तक चलता रहेगा और ये इंतजार सही है भी कि नहीं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे पास, प्रवक्ता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। आशीष मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे। मनोज दास मनु जी हैं प्रवक्ता जेडीयू के, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। सबसे पहले अश्विनी शाही जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने यूके के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा है कि मोदी सरकार के तमाम लोग हमारे संपर्क में हैं, एक छोटी सी गलती होगी और ये सरकार गिर जाएगी, हम इंतजार कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, हम जो है पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए नवीन जी, आपने जब कभी भी एक साबुन और सर्फ का झाग देखा होगा, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा, थोड़ा सा सही करा लीजिएगा जी। तो साबुन और सर्फ का झाग देखा होगा जो एक फूंक मारने पर या हवा बहने पर तुरंत टूट जाता है, बिखर जाता है, वही राहुल गांधी जी के सपने उसी तरीके से हैं। इन लोगों ने बड़ी बड़ी कवायदे की, सरकार नहीं बनेगी, एक एक आदमी का गठबंधन है, इनके 38 दलों का गठबंधन है, इसमें एक सांसद नहीं है, किसी पार्टी का नाम बताइए। आज सभी एक एक पार्टी के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए और हम प्री पोल अलायंस करके चुनाव लड़कर जीतकर एनडीए 3 की सरकार बनाकर चला रहे हैं। ये लोगों ने कहा कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार भी बन गई। इन लोगों ने कहा कि मंत्रिमंडल नहीं बट पाएगा, मंत्रिमंडल भी बट गया। इन लोगों ने कहा कि अब शायद जो है अध्यक्ष के ऊपर कह रहे हैं, तो उधर से नीतीश जी का और उधर का बयान आ गया कि कहीं किसी को कोई एतराज नहीं है। तो हर तरफ एक काम करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके तरफ चलते हैं। उन्होंने 28 दलों का एक इंडी अलायंस बनाया। आज बताइए आप लोग 235-37 जो भी सीटें इनको गिन रहे हैं, आप इनके चुनाव के पहले ममता जी इनसे अलग हो गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, केरला में कम्युनिस्ट अलग हो गए, तो इनकी जो कितनी संख्या बची है जो प्री पोल अलायंस के साथ रही है। लेकिन अश्विनी जी आपकी बात सही है, 38 दलों को क्यों जोड़ लेकिन रहे हैं? अश्विनी जी वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और कभी भी जो है एक कोई भी गलती होगी और लोग नाराज होंगे, सरकार गिर जाएगी। ये बात तो पहले हमने देखा है, ऐसा होता रहा है, किसी न किसी मुद्दे पर सरकारें गिरती रही हैं। मेरा जवाब पूरा हो जाने दीजिए, आपकी सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हो जाएंगी और राहुल गांधी जी कहीं देखिए बेहोश होकर गिरे मिलेंगे। इस तरीके की मैं जवाब दे रहा हूं ना। हम लोग इंटैक्ट एक एनडीए चला रहे हैं, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3। मोदी जी का 1, मोदी 2, मोदी 3 चल रहा है। आज कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी जो सपना देख रहे हैं, मान लीजिए कि मैं कह तो रहा हूं कि उनके पास पूछिए ना कितने दल बचे हैं, 28 दलों में 12 भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं उनके पास, और उनके लोग ममता जी उनको समर्थन देंगी कि नहीं देंगी। कहीं वो हमारी पुरानी अलायंस रही है, कहीं हमारे तरफ ना आ जाए, तो उनको सोचना पड़ेगा भाई। ऐसा मत कहिए कि हमारे लोग, हमारे यहाँ माननीय नीतीश जी जो जेडीयू के आज अध्यक्ष हैं, उनसे पहले जाट साहब हमारे संयोजक रह चुके हैं। टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री नायडू साहब हमारे संयोजक रह चुके हैं। तो भाई हम तो पुराने लोग हैं, आपके साथ नए लोग कौन कौन हैं इनको देखिए, वो लोग हमारे संपर्क में हैं या नहीं है ये पता करें राहुल गांधी जी। और वो जो अपने परिवार का परिवारवाद चला रहे हैं, जो अपनी कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी को चलाएं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। उससे आगे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, आखिरी वाक्य कह के बात समाप्त करूंगा। अभी आप इसका एक नमूना देख लीजिएगा,
उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, उसके पहले जो ये गठबंधन है इनका, वो किस तरीके से बिखर कर टूटता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर चढ़कर इन्होंने जो सीटें जीती हैं, उसमें एक सीट का उदाहरण देता हूं, रायबरेली, वहां से राहुल जी सांसद हो गए हैं, मगर सभी सीटों पर उनके वहां पर जो है सपा का विधायक है। तो अब आप बताइए कि कैसे ये सीटें मांगेंगे, कहेंगे कि भाई हमको इतनी सीटें दे दीजिए, समाजवादी पार्टी अब देने से रही, इनको भी एक मुगालता हो गया कि हम जीत कर जा सकते हैं। तो अभी देखिए किस तरीके से जुतम पैजार होगी, जो 17 में और 19 में देखने को मिला। जी ठीक है, आशीष मिश्रा जी, आपने, आपको आवाज आ रही है? आशीष मिश्रा जी, ठीक है। मनोज दास मनु जी, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं सहयोगी दल, वो हमारे संपर्क में है और किसी भी कोई मुद्दा होगा और वो सब बिखर जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। आपकी पार्टी के सब मजबूत है या कोई आपकी पार्टी से है कोई? बहुत नवीन जी, बहुत हंसी आ रही है और हंसने का मन भी करता है। मनोज भाई हंस लीजिए। तो इसीलिए अब क्या कहे, राहुल गांधी जी का आप एक दिन पहले का भी स्टेटमेंट सुन लीजिए कि कल मोदी जी शपथ नहीं लेंगे, एनडीए सरकार किसी भी कीमत में नहीं बनाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि नवीन जी, ये न्यूज उन्होंने, हमको लगता है कि भारत के अखबारों में भी उन्होंने प्रयास किया होगा, नहीं कोई छापे होंगे तो उन्होंने विदेश के किसी अखबार में दिया और उस पर हम लोग कोई डिबेट कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो चुके हैं राहुल गांधी। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और हम लोग मिथिलांचल से, नवीन जी आते हैं, वहां पर एक कहावत है कि हेरा रहेरा केना रहे, लात जूता खाई थी मरजात से नहीं। मतलब कि हमको बहुत सारा कष्ट भी हो रहा है, लेकिन हम बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं। तो वो हमको लगता है कि दिन में भी अगर उनको बैठे भी रहते होंगे तो उनको लगता होगा कि हम सपना देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो जाए। नीतीश कुमार जी को उन्होंने प्रधानमंत्री पद बनाने का ऑफर दिया था, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने इसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन इनके तरफ से किसी व्यक्ति ने झूठा भी डिनाई नहीं कर पाए कि हमने नहीं दिया। तो इसी से आप समझ लीजिए अब इनका क्या गठबंधन है, नहीं गठबंधन है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और राहुल जी से आशा रखता हूं कि पहली बार एक सशक्त विपक्ष के रूप में वो आए हैं, जनता के सवालों को लेकर यहाँ पर जाएं कि ये चीज लेकर जो चल रहे हैं कि कई बड़े गठबंधन के कई साथी लोग उनके साथ रहे हैं। और मैं आपको खुलासा आज कर देता हूँ कि 6 महीना के भीतर उनके गठबंधन के कितने सदस्य आकर एनडीए ज्वाइन कर लेंगे, इस पर हम 6 महीना की बात आपसे बात में भाग लेंगे। लेकिन ये तो स्पीकर के लिए आपने हाँ कर दिया है? बीजेपी का स्पीकर बनने के लिए आपने राजी हो गए आप लोग? ये तो सर आप पुरानी बात कर रहे हैं, पहले ही कह दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो सब है दूसरे को देते हैं अपने ग्रुप के किसी सदस्य को, तो ये अलग बात है। तो उस पर आप ही के पत्रकार महोदय ने पूछा था कि अगर भाजपा अपने उम्मीदवार देगी तो आप समर्थन दीजिएगा। उसी समय हम लोगों ने क्लियर कर दिया था ये बीजेपी जिसे भी अध्यक्ष पद के लिए लाएगी हम लोगों का समर्थन रहेगा। तो फिर ये अभी कहाँ से कोई विरोधाभास हो रहा है? लेकिन मनोज जी आप ये सोचिए ना, पहले भी जो नीतीश कुमार जी जिस तरह से अल्टी पल्टी मारते रहे हैं, तो अभी भले आप इनकार कर रहे हो, लेकिन हो सकता है भी नाराज हो गए थे बीच में मंत्रिमंडल को लेके, तमाम चीजें जो है वो नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं गए थे, तो इसलिए शायद उनको उम्मीद हो कि किसी न किसी कोई ऐसा कुछ होगा कि नीतीश नाराज जाएंगे। देखिए, नायडू जी शपथ ग्रहण में नहीं गए, नायडू के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री जी नहीं गए,
तो इससे ये थोड़े हो गया कि हम नाराज हो गए हैं, या मंत्रिमंडल के विस्तार पर या जिन्हें भी कोई मिला हो, हमारे पार्टी के नेताओं ने थोड़े कहीं कहा है कि हम नाराज हैं। हम तो पूरे साथ के साथ हैं। कुछ मीडिया में देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि आज भी जो हमारे जदयू के कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो तो हमेशा चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। क्यों नहीं चाहेंगे? प्रधानमंत्री बनने का सपना सबको देखना है। लेकिन कोई एक बयान किसी भी हमारे पार्टी के प्रमुख नेताओं का ये कह दीजिए कि जिसमें आ जाए कि हम नाराज हैं, हमको ठीक विभाग नहीं मिला, या ये सब कुछ नहीं है। शुरू से भी हमारे नेता कहते चले आ रहे हैं कि हम मंत्रिमंडल में कौन विभाग मिलेगा, ये तो मुख्य प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसलिए कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और भविष्य की चिंता तो आप कांग्रेस करे ना, कि हो सकता है कि उनका 99 में से 50 को इधर चला गए। इसकी भी तो गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ चले जाएंगे। अगर हमारे ऊपर आपकी गारंटी नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इसकी विश्वसनीयता है। राहुल गांधी कह सकते हैं कि ये हमारे पार्टी के कोई एमपी नहीं जाएंगे। तो ये तो इतिहास है, आना जाना तो लगा रहता है उसमें। और चुनौती तो देखिए, राहुल गांधी जी को अगर ये चीज वो लिख के दिए हैं, तो हमने तो आपको एक कोटा कार्यकर्ता है, हमारी कोई हैसियत भी नहीं है। हम तो आपके डिबेट में अपनी पक्ष को रखते हैं, पार्टी का जो पक्ष है। लेकिन हमने आपको यहाँ पर कहा कि 6 महीने के बाद आप देखिएगा कि संसद का क्या परिदृश्य होता है। राहुल गांधी जी को अगर हिम्मत है तो वो बता दें कि 6 महीने के भीतर अगर नहीं इससे टूटा तो हम लोकसभा की सदस्यता से रिजाइन दे देंगे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, सालागढ़, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रूट की सागर, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जो वो कह रहे हैं एनडीए के तमाम सहयोगी जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं और एक गलती हुई नहीं, मोदी सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा बयान है जो उन्होंने यूके के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है और इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। अश्विनी शाही जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मनोज दास मनु जी हैं प्रवक्ता जेडीयू के, आनंद त्रिपाठी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अश्विनी शाही जी, जिस तरह से मनोज दास जी कह रहे हैं हम लोग बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी का पुराना इतिहास भी रहा है। आप लोगों को बहुत सोच समझ कर लेकर चलना पड़ेगा उनको। देखिए, कितने दिन तक कयास लगाते रहेंगे आप लोग, विरोधी दल। आपका तो मान लीजिए कि काम है, कोई सूचना मिल गई उसको प्रमुखता से दिखाना, सूत्र आपके हैं भाई, कोई पूछ भी नहीं सकता है, कोर्ट आपके पीछे खड़ा है। लेकिन आज जो है विरोधी दलों को पता नहीं क्या सपना आ रहा है, कौन सा कि भांग खा के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो अक बक बोलना शुरू कर देते हैं, क्या कहते हैं। उन लोगों को ये दिख नहीं रहा है नीतीश जी का कुछ भी रहा हो कि वो आगे इधर गए हो उधर गए हो। नीतीश जी का 12 निकाल दीजिए, मान लीजिए नीतीश जी चले गए तो सरकार हमारी गिर जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं और हर व्यक्ति ने, सिंधे तो साहब ने कहा है, बाकी दल भी संपर्क में है आप लोग, किसी और कोई और आ रहे सांसद आपके पास? तो क्या खाली राहुल गांधी जी में ही सुरखाब के पर लगे हैं कि उन्हीं के संपर्क में लोग हो सकते हैं, हमारे संपर्क में नहीं हो सकते हैं? भाई हमारे साथ क्यों नहीं कोई हो सकता है? ममता बनर्जी का नाम लिया आपने, उनसे बात हो रही है? मैं कह, देखिए तो राहुल जी के संपर्क में लोग हो सकते हैं, क्या ममता बनर्जी से इनका अलायंस है? अधीर रंजन चौधरी जी को इन लोगों ने हराया है, ममता बनर्जी जी ने
वहां पर कैंडिडेट दिया है क्रिकेटर को और अधीर रंजन चौधरी को हराया। अधीर रंजन चौधरी का बयान आया था कि हारने के पहले और हारने के बाद किसी नेता का बयान मेरे पास फोन नहीं आया। वो क्या थे आपके? वो थे वहां पर लोकसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष की हैसियत थे। तब ये सम्मान आप देंगे तो क्या होगा? तो वो लोग लड़ रहे हैं वहां। और अभी देखिए आज जो है श्रुति चौधरी जो हरियाणा की उनकी कार्यकारी अध्यक्ष थी, वो ज्वाइन की है बीजेपी। लोग आ रहे हैं ना। और कुमारी शैलजा उन्हीं की आज सांसद हैं। और वो क्या नाम है, एक ब्रजेंद्र सिंह हैं जो भाजपा छोड़ के ही गए हैं, अभी कांग्रेस में हैं, पूर्व सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि महेंद्रगढ़ से बेहतर कैंडिडेट वो थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो चली गई। शैलजा जी ने कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो कांग्रेसी कह रहा है कि कांग्रेसियों के साथ अन्याय हुआ है। तो जब अन्याय अपने पार्टी के अंदर होगा इन लोगों के साथ, तो बाहरी लोगों के साथ क्या होगा? तो आज कांग्रेस उसी बुलबुले की तरफ आई हुई है कि जो आज नहीं कल, आप ज्यादा दूर में नहीं जाता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का वो देता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी राहुल जी ने 430 सीटों पर घूमने की बात की है। आज वो घूम कर दिखाए ना, मांगे जरा 200 सीट जो है, अभी देखिए देते हैं उनसे अखिलेश जी, दूसरे दिन इनका टूट जाएगा और कांग्रेस अकेली रह जाएगी। फिर 2 सीट नहीं जीत पाएंगे ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हो गए हैं, गांव में इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ एजेंट नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का सहयोग था कि जो इनको कुछ सीटें मिल गई उत्तर प्रदेश में। फिर भी राहुल गांधी जी इतना करने के बाद 99 सीट जीत पाए हैं। 2014 की सीट मिला लीजिए, 2019 की मिला लीजिए और 2024 का मिला लीजिए, फिर भी 240 नहीं लाए हैं। 1984 के बाद मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं नवीन जी, जोड़ लीजिए, कभी भी ये 240 सीट नहीं लाए हैं। 232 सीट लेकर आए थे नरसिम्हा राव जी, बाद में बाई इलेक्शन जीतने के बाद शायद 240 या 39 हुआ था उनका, लेकिन ये नहीं जीते थे। आज तक जब इनका इतिहास ही ये हो गया है, अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? और ये जानते हैं हिंदुस्तान के अखबारों में नहीं बोलेंगे, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बेचने का काम विदेशों में जाकर करते हैं, क्योंकि इनके लोग, इनकी पूर्वाध्यक्ष और इनकी माताजी जॉर्ज सोरोस के पैसे पर पलती हैं। उनका FDL-AP एक संस्था है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह की बेटी। तो ये लोग विदेशियों के पैसे पर पलते हैं। जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी, ठीक है। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जयकरण जी, राहुल गांधी जी का बड़ा बयान है ये। यूके के अखबार को उन्होंने कहा है कि एनडीए के बहुत सारे सहयोगी हमारे संपर्क में हैं, किसी भी गलती में जो सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार, और हम सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि ये दावा इतना मतलब आसानी से कर दिया? नहीं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये सरकार बनने के बाद, इनकी जो भी सीटें आई उसके बनने के बाद मोदी जी के चेहरे पर आपने मुस्कान देखा? उसके बाद उन्होंने 5 बैठकें की, उसके बाद कभी एक जीवन में कभी उन्होंने हर बैठक में कपड़े बदलते थे, पूरे 5 बैठकों में कभी उन्होंने कपड़ा चेंज करने की बात नहीं की। आज वो स्वयं भयभीत है, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार से चाहे नायडू साहब रहे हो, उनको उन्होंने किस प्रकार से परेशान करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार साहब को भी उनके DNA टेस्ट कराना, उनको फजीहत करना, उनको पिछड़े वर्ग के नाम पर बर्बाद करने की कोशिश करना, ये सब नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि ये दोनों नेताओं के बारे में जानती है कि जब समय आएगा, अगर तो मोदी साहब ने उनके साथ अन्याय करने का काम किया है, तो समय मिलने पर नीतीश कुमार और नायडू जी भी उनके साथ वही बर्ताव करेंगे जो माननीय मोदी जी ने इनके सहयोगियों के साथ करने का काम किया है। जो हमारे भाजपा के साथ बड़ी लंबी बात कर रहे थे। जयकरण जी, ये अब आपने सुना होगा, अश्विनी शाही जी कह रहे हैं हम जो है कोई जेडीयू और टीडीपी के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, हम तो ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं, इनके सहयोगी को हम तोड़ के ले आएंगे पहले ही, ये कह रहे हैं वो। तो ये देखिए, माननीय मोदी जी किससे बात करते हैं? देखिए, उनका बहुत अच्छा संबंध, बिना बुलाए वो बिन न्योता के बिना बिरयानी खाने भी चले जाते हैं। उनका कहाँ से संबंध हो जाए, कहाँ से वो किस पार्टी को अपने साथ मिला करके सरकार बनाने का काम करें, हम उस पर नहीं जानते, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है माननीय मोदी जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। संविधान बदलने की कोशिश उन्होंने क्यों की? वो पीछे चल रहे थे। समय खत्म हो चुका है, ठीक है, सही मानो का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्मा जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।